अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं रैखिक तथा द्विघात समीकरण की। तो आपके लिए ये चैप्टर बेहद ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अगर देखेंगे, अगर आपके पास बुक होगी तो इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको, तो इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि इसका जो है आपका बेहद ज़रूरी चैप्टर है और इसका आपका बहुत ज़्यादा जो है आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चैप्टर बेहद ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है सूत्रों के साथ में आए हुए हैं और इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपको जो रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं मैथमेटिक्स की, सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस और चैप्टर वाइज होती हैं, उनको आपको डेली ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनसे को ज्वाइन करते हैं तो आपका चैप्टर वाइज तैयार होता चला जाएगा और आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आपको रैखिक एवं द्विघात समीकरण जो भी आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, ये आपको पूरा पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है। तो ये अभी तक जितने भी मैंने 6 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें यही वाला है। तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये चैप्टर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ में है, तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक की, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये उनके पास पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका सबसे पहला जो फार्मूला है, ये है समीकरण के मूल एवं विविक्त कर। क्या होता है? रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशंस। ये क्या होता है कि इसका व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसके दो मूल प्लस जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विविक्त कर डी कहा जाता है। ये क्या हुआ? ये आपका हो जाएगा, दो मूल होते हैं जिनमें आपका जो है ये जो हो जाता है, इसमें आपका ये श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, आपको पता भी होगा। और यहाँ पे जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये आपका डी हो जाता है, विविक्त कर हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विविक्त कर का वैल्यू क्या होता है। तो विविक्त कर डी इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका पहला जो है फार्मूला था। इसी का दूसरा फार्मूला आपके लिए जो है, ये सभी फार्मूला आपको, ये वाले जो दोनों फार्मूले हैं, आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि इसका जो है आपको आगे बहुत ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे देखना है, माना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तब मूलों का योग क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस में बी हो जाएगा, माइनस का निशान दिया जाएगा और बी हो जाएगा जो कि एक्स का गुणांक हो जाएगा और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक यहाँ पे जो एक्स के गुणज के रूप में लिखा होगा वो लिख दिया जाएगा, और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा होगा एक्स स्क्वायर के गुणे के रूप में लिखा होगा। यानी जैसे हम 1x स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको गुणांक यहाँ पे लिख देना है, क्या? माइनस में एक्स का गुणांक और
नीचे जो है अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमारे पास ये जो है समीकरण दिया हुआ है तो इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो हमारे पास मूलों का योग क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि माइनस में अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम माइनस में एक्स का गुणांक करेंगे और बटे में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कर देंगे। इसी प्रकार अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और ए डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जो है 0 नहीं है, अगर तो उसके मूल अल्फा बीटा हों तो क्या हो जाएगा मूलों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, मूलों का समांतर माध्य हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपान ए प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा यहाँ पे जोड़ देना है ऊपर, ठीक है। तो आपका मूलों का जो समांतर माध्य हो जाएगा वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा और हरात्मक माध्य आपका जो हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों फार्मूला आपके लिए, तीनों फार्मूला बहुत ही ज़रूरी थे। फिर अगला जो है आपके लिए फार्मूला जो है, ये सभी फार्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगले फार्मूले की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला फार्मूला आपके लिए है जो नेचर ऑफ रूट्स है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो ये आप देख पाएंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक और असमान हो जाएंगे। यदि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि विविक्तकर है उसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक हो जाएंगे और समान हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर 0 से बड़ी है d की वैल्यू तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और अगर d की वैल्यू 0 है यानी 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक होगा और समान होगा। इसी के साथ अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा मूल काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा काल्पनिक इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ी है 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग होगी और मूल परिमेय होगा, यानी कि ये और ये आपस में जोड़ सकते हैं कि मूल वास्तविक होगा, असमान होगा और पूर्ण वर्ग होगा और परिमेय भी होगा। अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय होगा, यानी पूर्ण वर्ग तो होगा अगर लेकिन पूर्ण वर्ग ना होता है, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और पूर्ण वर्ग नहीं है वो तो क्या हो जाएगा वो मूल क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो ये आपको भी ये पॉइंट भी ध्यान में देने हैं। आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि अगर इसकी वैल्यू इतना है तो हमारे पास मूल क्या होगा, तो ठीक है ऐसे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांस होते हैं। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पूरा लेक्चर पढ़ना है और पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए कुछ यहाँ पे फिर से जो है महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं, ये आपको देखना है क्या दिया हुआ है। समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी अगर पहला समीकरण a1x दिया है प्लस में b1y दिया है प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरा जो दिया है समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया है, और यह अगर एक अद्वितीय हल है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये हल कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, यानी अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अनेक हल, तो उसी हिसाब से आपको ये टर्म्स जो दिए हुए हैं ये आपको रखना होगा, ठीक है। अगर जैसा यहाँ पे दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको रखना है। क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि आपका हल जो है अद्वितीय है या नहीं दिया है। तो अगर आपका हल अद्वितीय है तो a1 अपान a2, यानी जो a1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और a2 की वैल्यू अपान में क्या हो जाएगा b1 अपान b2 के बराबर में नहीं होगा, ठीक है, ये आपको बात ध्यान देनी है। और अगर कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन है, तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाएगा, लेकिन ये जो दो वैल्यू आएंगी वो c1 अपान c2 के बराबर में नहीं होंगी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर अनेक हल है तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो है सूत्र हमारा तो 7.2 वाला, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस पे आपको एक जो है क्वेश्चन अभी देखने को भी मिलेगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों, यानी अगर अल्फा बीटा मूल ज्ञात हैं तो हमें क्या करना है, वह समीकरण क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा
एक्स स्क्वायर और मूलों का योग हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा जब द्विघात समीकरण का क्या दिया हो, मूल दिया हो कि मूल ये है, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर अगला आपका है किसी समीकरण के मूलों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस रूट बी, तब दूसरा मूल क्या हो जाएगा a माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है बराबर दिया है दोनों मूल की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमारे पास क्या था डी हो गया था, तो डी की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अगर दोनों के मूल जो हैं, जो दोनों मूल होंगे वो अगर समान है तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास प्राप्त हो जाएगा जब मूल जो है बराबर दिए हों। ठीक है, तो अब अगले अब जो है हम क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं लगवाना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ जाने चाहिए, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठना और अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना और समझना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया कि अगर मूल बराबर है तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो क्या हो जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 4ac। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाता है, जैसा कि आपको पता है यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको पहले यहाँ पे लिख लेना है, फाइंड कर लेना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है और ध्यान से समझना। अगर आपको कोई काम है तो पहले काम निपटा लीजिए, काम कर लीजिए, फिर आप लेक्चर देखिए, लेकिन लेक्चर पूरा देखना और अच्छे से देखना, स्किप करके आपको ज़रा सा भी स्किप करके नहीं देखना है लेक्चर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि आप अगर इस समीकरण पे ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से -16, क्योंकि bx होता है तो माइनस में 16 हो जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रही है, k मिल रही है, तो c की वैल्यू हमारे पास k मिल गई। जब हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई और मूल बराबर हैं तो फार्मूले पे आपको रख देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका फार्मूला होता है, और ये बराबर किसके हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आपका हो जाता है फार्मूला। अब हमें बी स्क्वायर बराबर 4ac में a b c की वैल्यू रख देनी है, तो बी स्क्वायर है तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा, -16 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है k है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू -16 का स्क्वायर है तो 16 और गुणे 16, 16 ये हो जाता है 256, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 और बटे में 4 हो जाएगा, तो 4 छंग 24 और 4 चौके 16 हो जाता है। तो ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी k की वैल्यू। तो k की वैल्यू हमारे पास 64 आ रही है, तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन एकदम इजी था, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होना रहना अच्छा। अगर आपको फार्मूला याद रहा होगा तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से लग गया होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये आपको थोड़ा सा बीजगणितीय रूप में भी इसे हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे
क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्याओं का योग दिया है, माना पहला अल्फा दूसरा बीटा है, तो दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा बराबर 25। और दोनों संख्याएं अगर अल्फा और बीटा है और इनका अगर बात करें गुणनफल, तो गुणनफल माने गुणा इनका कितना है दिया 144। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इनका अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको एक फार्मूला यहाँ पे दिखाया था, आपको क्या है वो आप फार्मूला पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका फार्मूला क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने मोलों के रूप में बीजगणितीय सूत्रों का जो है यहाँ पे सूत्र बताया था। तो आपका पहला सूत्र जो दिया है अल्फा माइनस बीटा, और इसमें अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है यानी दोनों संख्याओं का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग का होल स्क्वायर माइनस में 4 और दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये अगर आपको फार्मूला याद रहा होगा तो आपका ये जो सूत्र अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये एकदम ईजी तरीके से आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पहले ही अल्फा प्लस बीटा क्या दिया था 25 दिया था, और आपका जो दिया था अल्फा बीटा कितना दिया था, अल्फा बीटा आपका 144 दिया था। अभी मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, क्या हो जाता है रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाता है 4 अल्फा बीटा। अभी हम इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि यहाँ पे दी हुई है रख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ दी हुई है वो रख देंगे। जब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया है 25 और माइनस में 4 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 144 दी हुई है इनटू में। तो हमारे पास अब इसे हम केवल सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 625 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 1 5। तो आपके पास रूट में मिल जाएगा 49, इसमें से जब आप घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 7। तो 7 आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अब आसानी से समझ में आ गया होगा। तो 7 वाला ऑप्शन कहाँ पे दिया है, डी वाला ऑप्शन दिया है, तो डी वाला ऑप्शन एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब रैखिक एवं द्विघात समीकरण में आपको बात करें तो आपको फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपके 100 में से 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें जो ये वाला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 के मूल दिए हैं अल्फ़ा बीटा। तो इसमें आपको अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा ज्ञात करना है। अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा ज्ञात करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, कौन कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तब हमारा ये वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले अल्फ़ा अपान बीटा इज इक्वल और प्लस में बीटा अपान अल्फ़ा कर दिया जाएगा। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे लासा लेकर के तो अल्फ़ा बीटा नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा से गुणा इधर हो जाएगा और इधर का इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड होनी चाहिए अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर आप बात करें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको पहले फार्मूले में बताया कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, किसी समीकरण से अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इन दोनों के रूप में इसे बदलना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। और कैसे निकाल पाएंगे, सबसे पहले तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की। अगर हम समीकरण की बात करें तो समीकरण हम जो है यहाँ पे लिख पाएंगे। समीकरण को कैसे लिख पाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम समीकरण को थोड़ा और आसान बनाना चाहें तो हम समीकरण को बना सकते हैं आसान इस प्रकार से। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको जो है आपको दोनों को पक्षांतर कर लेना है, एक्स माइनस में हो जाएगा और माइनस में 7 बराबर में 0 हो जाएगा। अब अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मैंने पहले बता दिया क्या होता है, माइनस बी अपान ए हो जाता है। तो माइनस में बी की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 दी हुई है, तो माइनस हो जाएगा -1
और अपान में ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है, तो माइनस में क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू प्लस में हो जाएगी 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाती है सी अपान ए, जैसा कि मैंने अभी फार्मूले में बता दिया है। तो सी की वैल्यू दी हुई है माइनस में 7 और ए की वैल्यू दी हुई है 1, तो आपका जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस में 7। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आसानी से जो है आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जब हमें मिल गई है तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मेरे पास -7 दी हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अब अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ही रखें और इधर इसको पक्षांतर कर दें तो आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो अब हमें यहाँ पे माइनस में 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी मिल रहा है और अल्फा बीटा भी मिल रहा है, तो हम इसके जगह पे क्या रख देंगे, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या बन के आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर बन के आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा मिल जाएगा और अपान में क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा पहले से भी दिया हुआ था। तो अब आपके पास क्या यहाँ पे ये मिल चुका है, तो आपको अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाल दिया था 1 हो गया था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, अल्फा और बीटा की अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख दिया था हमने -7 निकाला था, तो -7 और नीचे भी -7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड कर लेना है वैल्यू, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस में 7 था, तो अब 14 और 1 क्या हो गया 15 हो गया, 15/7 हो गया, वो भी क्या हो गया माइनस में हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस में 15/7, जो कि आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। -15/7 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे और उन सूत्रों को आप आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो सूत्र जो भी दिए हुए हैं ऊपर, वो सूत्र आपको याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका जो है सूत्र पे फार्मूला पे डिपेंड करता है। अगर आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे लगने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है आपको फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए एक होमवर्क दिया गया है, ये एकदम से फार्मूला पर बेस्ड है और आपको बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फार्मूला याद करके रखना था। तो बस उस पर फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत लग जाएगा, जो कि आपका 2011 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको इसमें हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। हरात्मक माध्य का मैंने फार्मूला भी अभी आपको बता दिया था, तो एक बार मैं फिर से आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। तो हरात्मक माध्य का मैंने अभी आपको फार्मूला बता दिया था, 2 अल्फा बीटा अपान में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अभी इस पर फार्मूला पे आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल के हमें बता देनी है इससे। तो आपको इसकी वैल्यू निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपके लिए। और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को आप एक भी लेक्चर इसका मिस मत कीजिएगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को रोज़ सुबह 7 बजे आपको दिया जाता है क्लास, तो आपको रोज़ सुबह 7 बजे क्लास लेनी है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 की जो है हम कल आपकी वीडियो आ जाएगी, तो आपको डेली क्लास लेनी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी इसके लेक्चर होंगे वो आपको सारे लेक्चर्स इसमें ज्वाइन करने हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।